नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जो कि उत्तर प्रदेश में 68,500 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत वर्षों में पूछे गए 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती यानी कि सुपर टेट 2019 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सुपर टेट 2018 के पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होता है ताकि जब हम पैराग्राफ पढ़ें तो कम समय में हम इसका उत्तर दे पाएं। जैसे कि देखिए, प्रश्न पूछा गया है प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। अब देखिए, अब इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रश्न आप पहले नहीं पढ़े रहते तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आप अपना समय व्यतीत करते। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद से पैराग्राफ को पढ़ें। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है इस पैराग्राफ के अनुसार। ठीक है, यानी साक्षरता आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा साक्षरता। दूसरा प्रश्न भी पद्यांश पर आधारित पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया गया है अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक है, अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। अब यहाँ पर देखिए, अग्नि शब्द यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, इसी का तद्भव पूछा जा रहा है। तो अग्नि यहाँ अपने वास्तविक रूप यानी आग के रूप में प्रयोग किया गया है और अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वह आग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आग। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया था चौराहा में कौन सा समास होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। देखिए, जब भी समस्त पद के प्रथम पद में एक संख्यावाचक विशेषण हो, देखिए चौ क्या है, ये चौराहा में चौ जो है वह 4 संख्या को डिनोट कर रहा है, यानी संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण क्यों? क्योंकि राह जो दूसरा पद है राह, यह इसकी विशेषता बता रहा है कि राह कैसा है, रास्ता कैसा है, यानी कि 4 तरफ कटा हुआ रास्ता है, चौराहा है, यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण है। इस वजह से यहाँ उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। चौथा प्रश्न पूछा गया था जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछा गया था कंघी का तत्सम शब्द क्या है। तो कंघी का तत्सम शब्द कंकती होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए कंघी का तत्सम शब्द जो होता है वो कंकती होता है। उत्तर हो जाएगा कंकती। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की, व्यूह का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यूह का विलोम शब्द अव्यूह होता है। ठीक है, अव्यूह या फिर निर्व्यूह भी इसका उत्तर हो सकता है। तो प्रश्न पूछा गया था व्यूह का विलोम शब्द क्या होगा, तो निर्व्यूह या फिर अव्यूह इसका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, इस वाक्य में संबंध कारक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर राम का जो कारक चिन्ह यूज हुआ है वह एक तरीके से राम का संबंध किससे बता रहा है, उसके घर से बता रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर संबंध कारक होगा। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया था कि इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो इस वाक्य में संबंध कारक होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा होगा, जैसे कि कई बार हम लोग भूल जाते हैं, जैसे कि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो वो आपको याद दिलाता है कि आपने ऐसा कहा था, तो आपको एक्चुअली याद नहीं आ रहा, फिर भी आप ऐसा कह देते कि हो सकता है कि मैंने कहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति है। तो इस वजह से इसमें संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। 9वां प्रश्न पूछा गया था अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो मनु मानहु जनु जानहु जहां पर भी आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। तो 90 का उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 10वां प्रश्न पूछा गया था वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है।
तो जब हम लोग इसमें क्या लगा करके प्रश्न पूछेंगे कि वह क्या खुजलाता है, तो इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है। इस वजह से इसमें सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है उत्साह। ठीक है, तो 11 का उत्तर हो जाएगा उत्साह। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उत उपसर्ग होगा, और उपसर्ग उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो उन्मेष में उत उपसर्ग लगा हुआ है। 12 का उत्तर हो जाएगा उत। 13वां प्रश्न पूछा गया था, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। आधा न, फिर पूरा न, फिर म और ती। ठीक है, तो 13 का उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। 14वां प्रश्न पूछा गया था, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, उत्तर हो जाएगा सम। 15वां प्रश्न पूछा गया था, सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका तद्भव शब्द होता है सोंठ। ठीक है, उत्तर हो जाएगा सोंठ। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य होगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। उत्तर हो जाएगा आदित्यका। आप स्क्रीन पर देखिए, आदित्यका इसका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो लिखावट में कृदंत प्रत्यय होगा, उत्तर हो जाएगा कृदंत प्रत्यय, और इसी को ही कृत प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो कृत या फिर कृदंत प्रत्यय इसका उत्तर होगा। 19वां प्रश्न पूछा गया था, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर एक ही सागर की, किसी विशेष सागर की चर्चा की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 20वां प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय समास के अनुसार जो प्रथम पद होता है, यहाँ पे प्रथम पद क्या है? प्रधान है। ठीक है, और दूसरा पद क्या है? मंत्री है। तो जो प्रथम पद है वह विशेषण है, यानी कि मंत्री की विशेषता बताता है कि प्रधानमंत्री मंत्री कैसा है? प्रधान है। ठीक है, तो जब पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आयोग ने इसका उत्तर तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास भी माना था, क्योंकि प्रधानमंत्री को हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मंत्रियों में प्रधान। ठीक है, तो यहाँ पर में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इस वजह से तत्पुरुष समास होगा, और आयोग ने इसका बहुब्रीहि समास भी उत्तर माना था। तो तीनों समास इसका उत्तर हो जाएगा, आयोग ने तीनों को ही सही मान लिया था। दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश का पार्ट शुरू हो रहा है। अंग्रेजी के कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 21वां प्रश्न पूछा गया था, रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए गए पद्य को पढ़ करके आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एरे? ठीक है, जो वर्ड एरे आया हुआ है इस पद्य में, उसका मतलब क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से पोएट्री पढ़ लेते हैं और उसको समझते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये जॉन मिल्टन की एक पोएट्री है। जब उनकी आयु 44 वर्ष थी तो उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। अपने दुख को व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने ये पोएट्री लिखी थी। ठीक है, अब समझिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जब मैं ये विचार करता हूँ कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, मेरे आंखों की रोशनी चली गई। एरे हाफ माई डेज। ठीक है, यहाँ पे एरे आया है, देखिए हाफ माई डेज कहने का मतलब कि उनकी जितनी आयु थी उससे आधे आयु से पहले ही, चूंकि वो 44 वर्ष के थे और उस समय लोगों की जो औसत आयु होती थी वो लगभग 100 वर्ष होती थी, तो वो मान रहे थे कि 50 वर्ष से पहले यानी 44 वर्ष के आयु में ही उनके आंखों की रोशनी चली गई है। तो इसीलिए उन्होंने कहा एरे हाफ माई डेज, यानी कि मेरे आधे जिंदगी से पहले ही। तो यहां पर एरे का मतलब क्या हो गया? पहले के सेंस में आया है। तो यहां पर जो वर्ड एरे आया है इसका मतलब बिफोर के सेंस में आया है। ठीक है, एरे किस सेंस में आया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एरे बिफोर के सेंस में आया है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। और वाक्य आपको दिया गया है, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड डैश फाइंड।
देखिए नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो यूज किया जाता है, तो इस डैश वाले में आपको बट ऑल्सो फिल करना होगा। तो इसका कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, यानी कि वह न सिर्फ दंडित किया गया बट ऑल्सो, बल्कि उसे फाइन भी लगाया गया। 23वां प्रश्न पूछा गया था, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दिए गए वाक्य में जो वर्ड स्वीट यूज किया गया है वह सब्जेक्ट का भाग है या फिर प्रेडिकेट का भाग है। देखिए किसी भी सेंटेंस में जो उसका पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, या उसके बाद से मेन वर्ब होता है, और अंत में ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद का जितना पार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सभी प्रेडिकेट के पार्ट बोले जाते हैं, ठीक है। केवल सब्जेक्ट अलग है, उसके बाद जितने होंगे वो सब प्रेडिकेट के पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 23वां में दिया गया है सेंटेंस, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद जो स्वीट आया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से देखिए द मैंगोज इन द बास्केट ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद जितना आएगा वो प्रेडिकेट होगा, तो आर स्वीट पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो वहीं प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्वीट है वह सब्जेक्ट का पार्ट है या फिर प्रेडिकेट का पार्ट है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो स्वीट है वो प्रेडिकेट का पार्ट होगा। 24वां प्रश्न पूछा गया था, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वाक्य आपको दिया गया है, राहुल सेड टू मी इन्वर्टेड कमा ओपन आई वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है। तो यहां पर आपको आई के अनुसार कौन सा प्रोनाउन फिल होगा वो पूछा जा रहा है। देखिए राहुल सेड टू मी मतलब राहुल ने मुझसे कहा, आई वर्क इन एन ऑफिस मतलब कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो आया हुआ है वह किसके लिए आया हुआ है, राहुल के लिए आया हुआ है, ठीक है। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, राहुल टोल्ड मी दैट। अब आई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही आपको यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि राहुल के अनुसार ही ये कन्वर्ट होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डैश में आपको ही फिल करना होगा। 25वां प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। दिए गए वाक्य में आपको डैश की जगह पे एक आर्टिकल को फिल करना है। वाक्य आपको दिया गया है, इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। यहां पर देखिए यूनिक यू से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवेल है, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हो जाएगा यूनिक, यानी कि वाई से ये शुरू होगा, यूनिक य से लिखते हैं, और यानी कि ये वाई से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ए फिल करना होगा, ठीक है। तो इसमें डैश में आपको ए फिल कर देना है, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। प्रश्न संख्या 26 एक पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, व्हाट डिड लियोनार्डो डा विंसी डिजाइन इन 1478, यानी कि लियोनार्डो डा विंसी 1478 में क्या उनके द्वारा बनाया गया था, क्या डिजाइन किया गया था। आप चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पीपुल टेक कार्स and other road vehicles for granted today. However, the idea of such vehicles was unheard of about 500 years ago. Then in 1478, the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicle. यहीं पे आपका उत्तर छुपा हुआ है, उनके द्वारा क्या डिजाइन किया गया 1478 में, तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल इसका उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न पूछा गया था, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। तो बी का मैस्कुलिन फॉर्म होता है ड्रोन, ठीक है, DRONE, इसका उत्तर हो जाएगा ड्रोन। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 28 की। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वाक्य आपको दिया गया है, द सोल्जर फाउट डैश करेज। तो जो सैनिक था वह साहस के साथ लड़ा, ठीक है। तो यहां पर क्या फिल हो जाएगा, विद आपका फिल हो जाएगा WITH, ठीक है। 29वां प्रश्न पूछा गया था, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो करता है, जो सब्जेक्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसकी प्रधानता है, इस वजह से ये किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। आपका उत्तर हो जाएगा कि फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। 30वां प्रश्न पूछा गया था, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको शब्द दिए गए हैं राइट, दूसरा दिया गया फ्रेश, और तीसरा दिया गया टेक। बोला जा रहा है कि इसके पहले कौन सा ऐसा प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए जो सब में कॉमन हो सकता है। तो अगर इसके पहले हम लोग री जोड़ दिया जाए, तीनों में री जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, री राइट हो जाएगा, री फ्रेश हो जाएगा और री टेक हो जाएगा, यानी तीनों कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स के पहले
री प्रीफिक्स जोड़ा जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा री। दोस्तों यहाँ से संस्कृत का पार्ट शुरू हो रहा है। सुपर टेट की परीक्षा में संस्कृत से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है, विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, यानी दिए गए गद्यांश में विलोक्य शब्द का पर्यायवाची क्या यूज किया गया है। विलोक्य का मतलब होता है देखने के सेंस में, इसका मतलब होता है, ठीक है, विलोक्य मतलब देखने के सेंस में। अब चलिए गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेते हैं। एकदा राजकुमारा सिद्धार्थ विहाराय उद्याने गतवान, मतलब एक बार राजकुमार सिद्धार्थ मनोरंजन के लिए उद्यान घूमने गए। आगे पढ़िए, सहसा स क्रंदन ध्वनिम अश्रोत, सहसा मीन्स हो गया अचानक से, उन्होंने एक क्रंदन यानी कि रोने की आवाज़ सुनी। तदैव च एक हंस तस्य सम्मुखे भूमौ अपतत, तब उनके सम्मुख एक हंस भूमि पर गिरा। तम दृष्ट्वा सिद्धार्थ करुणा संजातः, उसको देख करके सिद्धार्थ करुणापूर्ण हो गए यानी दुखी हो गए। अब देखिए यहाँ पर देखने के सेंस में दृष्टवा यूज किया गया है, और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था विलोक्य जिसका अर्थ भी देखने के सेंस में होता है उसका पर्यायवाची क्या यूज किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा दृष्टवा, ठीक है। 32वां प्रश्न पूछा गया था, कुत्र अवयव का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कहाँ। 33वां प्रश्न पूछा गया था, सह चौरेभ्य विभेति, इस वाक्य में चौरेभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न में आपसे चौरेभ्य में विभक्ति पूछा गया था। स्क्रीन पर आप चौर शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। बहुवचन में देखिए यहाँ पर चौरेभ्य मेंशन किया गया है, और इसके नीचे जस्ट यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, आप देखेंगे, यानी चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन में दोनों में चौरेभ्य होता है। अब हम चतुर्थी विभक्ति उत्तर दें या फिर पंचमी विभक्ति उत्तर दें, तो इसको समझने के लिए आपको कारक चिन्ह समझना होगा। सह चौरेभ्य विभेति यानी वह चोर से डरता है, कारक चिन्ह क्या आ गया, से आ गया। चौरेभ्य में विभक्ति चतुर्थी और पंचमी दोनों थी, लेकिन जो कारक चिन्ह आ रहा है वो से आ रहा है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखिए, से कारक चिन्ह पंचमी विभक्ति में आता है। इसके अलावा एक और से कारक चिन्ह आता है तृतीया विभक्ति में, लेकिन चौरेभ्य में विभक्ति रूप में आपने देखा था कि तृतीया नहीं था, सिर्फ चतुर्थी और पंचमी थी, और पंचमी में केवल से कारक चिन्ह आता है। इस वजह से चौरेभ्य में क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगा। इसके अलावा जिससे डरा जाता है उसमें विभक्ति पंचमी होती है। अब जिसे देखिए, इसका अर्थ क्या निकला था, वह चोर से डरता है। किससे डरता है, चोर से, तो चोर में पंचमी विभक्ति होगी, यानी इससे भी आपका उत्तर पंचमी विभक्ति ही सही होगा। 34वां प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति धन एकम मिलकर के प्रत्येकम बनता है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग आपका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 35 की, पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो पठ धातु में अनियर प्रत्यय लग करके पठनीय बनता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 36 की, पंचग्रामम में कौन सा समास है, तो देखिए जिस भी समस्त पद में प्रथम पद अगर कोई संख्यावाचक विशेषण हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो पंचग्रामम में जो पहला शब्द है पंच, वो 5 संख्या को डिनोट कर रहा है, संख्यावाचक है, इस वजह से इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 37 की, सुखार्तः में कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि होगा, और स्वर के अंतर्गत भी गुण संधि होगा। ये गुण संधि का एक अपवाद है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो सुख धन रितः मिलकर के सुखार्ता बना हुआ है, ये एक अपवाद है। देखिए, सुख का अ मिला हुआ है और रितः का री मिला हुआ है, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन होता है आर में। अब देखिए, सुख धन आर, तो क्या हो गया, सुखार, और बाद में तह तो है ही, तो सुखार्तः आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसमें गुण संधि का ये अपवाद है, और इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वर संधि। सुखार्ता में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि होगा। 38वां प्रश्न पूछा गया था, एचो अय वायवाह सूत्र किस संधि का विधान करता है, तो ये आयादि संधि का सूत्र है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आयादि संधि, और आयादि संधि किसके अंतर्गत आता है, तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। 39वां प्रश्न पूछा गया था, बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। बालिका का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन रूप पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिकाः। संस्कृत में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको पूछा गया है, अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते, यानी हमारी पृथ्वी कैसी है। तो इस पद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर अंतिम लाइन में मेंशन किया गया है, देखिए, बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि हमारी पृथ्वी कैसी है, बहुरत्ना है,
तो उत्तर हो जाएगा बहुरत्ना इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ से विज्ञान का पार्ट शुरू हो रहा है। सुपर टेट की परीक्षा में विज्ञान से कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर दूरी समान है तो 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, जहाँ a जाते समय चाल है और b आते समय चाल है। तो सबका मान दिया गया, आप रखिए। जाते समय चाल 4 दिया गया है, आते समय चाल 2 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 बटे 6 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 8 और ये 3 आ जाएगा, यानी कि उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? 8 बटे 3 किलोमीटर पर आर उसकी औसत चाल हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 4/3 और 3/2। तो पूछा जा रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी किसी के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछा जाता है तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं 1/2, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखिए पहला माध्यम क्या दिया गया है? जल दिया गया, और दूसरा माध्यम क्या दिया गया है? कांच दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यानी कि क्या हो जाएगा? पहला माध्यम जल है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जल, और फिर म्यू, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कांच। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, यहाँ तक क्लियर। और डिवाइडेड बाई दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब आप कहेंगे कि ये चाल तो दिया नहीं गया, तो फिर हम लोग निकालेंगे कैसे? देखिए अगर अंश और हर में दोनों में मैं वायु के चाल से भाग दे रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा ये समझिए। देखिए जब भी मैं अगर इसमें वायु में प्रकाश की चाल और नीचे भी वायु में प्रकाश की चाल से भाग दे रहा हूं, तो हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़ा था कि वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया, और वहीं आपको दिया गया है पहला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि वायु वाला ऊपर रहता है तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है, और नीचे देखिए क्या है दिया गया है? कांच के सापेक्ष मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेकिन ये वायु वाला ऊपर होना चाहिए लेकिन नीचे है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और नीचे हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9/8 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। क्या चीज? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्युत बल्ब 20 सेकेंड में, यानी टी की वैल्यू कितना दिया गया है? 20 सेकेंड दिया गया है। 2000 जूल विद्युत ऊर्जा, यानी डब्लू का मान कितना दिया गया है? 2000 जूल दिया गया है। ठीक है, उपभोग करता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? शक्ति मतलब पावर पूछा जा रहा है। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा W डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, W का मान आपको 2000 दिया गया है, डिवाइडेड बाई टी का मान 20 दिया गया है। इससे मैं जब काटूंगा तो ये 100 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका शक्ति कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 100 वाट या फिर जूल प्रति सेकेंड। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की, हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है? तो हैलोजन के तत्व सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले होता है फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, फिर उसके बाद से ब्रोमीन, और बाद में आयोडीन होता है। ठीक है, तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेहता होता है, वो घटता जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेहता फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन ये एक अपवाद होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहता होती है, उसके बाद से फ्लोरीन की होती है, उसके बाद से ब्रोमीन की होती है, और अंत में आयोडीन की होती है। अब क्यों ऐसा, इसको समझिए। देखिए ये इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि जो फ्लोरीन का जो परमाणु होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और अगर बात करें क्लोरीन की तो ये बड़ा होता है। अब चूंकि यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन स्नेहता यही कहता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेशित कराने पर जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसे ही हम लोग कहते हैं। लेकिन चूंकि ये फ्लोरीन वाला जो परमाणु था वो इतना छोटा था कि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसी का विरोध करने लगते हैं, रिपल्सन करने लगते हैं। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो ही नहीं पाता, ठीक है। लेकिन अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन उसके रिस्पेक्टिवली थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कराया जा सकता है। तो इसी वजह से यही कारण है कि जो क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया था हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है, तो उत्तर हो जाएगा क्लोरीन का। बात करेंगे प्रश्न संख्या 46 की, निम्न अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक अभिक्रिया दिया गया है और ये कौन सा अभिक्रिया है उसका प्रकार पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए ब्रोमीन पर भी माइनस चार्ज होता है और यहां पर सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और OH आयन पर माइनस चार्ज होता है। यहां से देखिए ब्रोमीन ने इस OH आयन को प्रतिस्थापित कर दिया और यहां पर देखिए NaBr हो गया, ठीक है। और यहां से OH Br की जगह पर आ गया, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा, इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उत्तर हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे। 49वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मानव हृदय के बाएं आलिंद तक लेकर के जाती है? देखिए फेफड़ों से जो भी ब्लड हो करके जाता है वो ऑक्सीजनित हो जाता है, यानी कि वह शुद्ध होता है। शुद्ध रुधिर का मतलब यही है कि उस रुधिर में ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब ये जो रुधिर वाहिका होती है उसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजनेटेड रुधिर को मानव हृदय तक लेकर के जाता है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जब ये शुद्ध रुधिर है तो फिर ये सिरा में कैसे बहेगी, क्योंकि सिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस सिरा ही एकमात्र सिरा होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि ये फेफड़ों के बाद ब्लड को लेकर के जाती है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन मिल चुका है ब्लड में और इसी वजह से फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, ऐसा माना जाता है। उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। विज्ञान का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना या फिर परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। उत्तर हो जाएगा अनुकूलन। दोस्तों यहां से आपका गणित का पाठ शुरू हो रहा है। सुपर टेट की परीक्षा में गणित से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, a - b बराबर 4 दिया गया है और ab बराबर 21 दिया गया है, तो a क्यूब माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करिए। इसको देखते ही तुरंत हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख करके वैल्यू को निकाल करके फिर पुट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है और 3 से 4 मिनट आपका व्यतीत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे तो ये चुटकियों में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। देखिए कोई दो ऐसी संख्या a और b का ऐसा मान लेना है जिसको घटाने पर 4 मिले और जिसका गुणा करने पर 21 मिले। तो अगर आप a का मान 7 ले लें और b का मान 3 ले लें तो देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा और 7 गुणे 3 करेंगे तो 21 मिल जाएगा। यानी ये क्लियर हो गया कि a का मान 7 होगा और b का मान 3 होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में a और b का मान रख दीजिए। a की जगह 7 रखेंगे यानी 7 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब होता है 343 343 माइनस बी क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और जब इसको घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 316 और यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 52 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है? पहली संख्या दी गई है 1/2 पर घात 1/2 और दूसरा दिया गया है 1/3 पर घात 1/3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 घात है, इसका मतलब है ये करनी हो गया। ठीक है, और ये वर्गमूल हो गया किसका? 1/2 का। और दूसरी संख्या क्या हो गई? देखिए यहाँ पर घात 1/3 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये घनमूल हो गया किसका? 1/3 का। अब देखिए अगर करनी में अगर वर्गमूल या फिर घनमूल केवल रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम रहता है, जैसे मान लीजिए 2 करनी है और दोनों का या तो वर्गमूल रहता है या तो घनमूल रहता है, यानी कि यहाँ की वैल्यू सेम है तो अंदर वाला जो वैल्यू बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो ये वाली संख्या हमेशा बड़ी रहती। जो अंदर की संख्या है अगर वो बड़ी है तो वो वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। अगर यहाँ पर करनी का मान सेम रहता
लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हमको इसको सेम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है इसको सेम करना होगा। अब सेम कैसे करेंगे, देखिए सेम करने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों में 3 से गुणा कर दूँ, ऊपर और नीचे दोनों में 3 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 पर घात 3/6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर दोनों में मैं 2 से गुणा कर दूं, अंश और हर दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पर घात क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखिए यहाँ पर जो नीचे वाला मान है दोनों में समान हो गया है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √1/6, यानी कि यहाँ मैं 6 लिख दूंगा और 1/2 पर घात ये 3 वाला ऊपर आ जाएगा। ये घातांक का नियम है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 1/6 यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 पर घात 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √ करनी में 6 और ये हो जाएगा 1/8। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1/9। अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या ये वाली है। ठीक है, क्योंकि 1/8 बड़ा है 1/9 से, और यहाँ पे हमने इस दोनों को बराबर कर ही दिया है, तो जो करनी में बड़ा होता है वहीं ओवरऑल बड़ा होता है। यानी कि 1/8 किससे आया था, इससे आया था 1/2 से, यानी ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा 1/2 पर घात 1/2 बड़ी होगी। प्रश्न संख्या 53 पूछा गया था, x² - 9x + 18 का गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा c से कर देते हैं और उसके बाद से ऐसा 2 भागों में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या यानी b के बराबर आ जाए। तो देखिए 6 और 3 अगर हम लोग ले लेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा x² - 6x - 3x + 18। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, x - 6, और इन दोनों में से मैं -3 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, x - 6। अब देखिए यहाँ पे x - 6 दोनों जगह कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ x - 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 54 पूछा गया था, यदि समुच्चय A = x सच दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। A का मान दिया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मान लिया मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। यहाँ तक क्लियर। अगर इसके आगे मैं एक और त्रिभुज बना रहा हूँ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी? आप कहेंगे कि ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कम से कम 2 भुजाएं बराबर हैं। तो भले ही ये समबाहु त्रिभुज है लेकिन इसकी 2 भुजाएं कम से कम बराबर तो हैं, तो ये समबाहु के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा और इसलिए समुच्चय ए में समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज दोनों आएंगे। यहां तक क्लियर। अब देखिए समुच्चय बी में कहा जा रहा है, समुच्चय बी में ये कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, समुच्चय बी ये कह रहा है कि x सच दैट x समबाहु त्रिभुज है। तो समुच्चय ए हमारा क्या था, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज थे जिसकी 2 भुजाएं बराबर थी, और दूसरा अवयव क्या था जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थी यानी समबाहु त्रिभुज। और समुच्चय बी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि ये एक समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। यहां तक क्लियर। अब देखिए इन दोनों समुच्चय में कॉमन क्या है, वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग ज्ञात करें तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में वो त्रिभुज कॉमन है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहां तक क्लियर। तो यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसी का तो मान समुच्चय बी दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको या तो ये लिख दें कि x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है, या फिर सीधे तौर पर इसको हम लोग ये लिख दें कि ये समुच्चय b है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b का मान क्या आ जाएगा, आपका a इंटरसेक्शन b का मान आ जाएगा समुच्चय b, यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया था, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है कि 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो इससे 10 से भाग दे देंगे तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 अंश, आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था, संख्या 5, 6, 9, 3, 8, 7 में 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है। देखिए यहां पर मैं संख्या लिख रहा हूं, क्या दिया गया है 5, 6, 9, 3, 8, 7, जिसमें 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 और इसके आगे 3 0 हो जाएगा।
गुणे 9 हो जाएगा, यानी इसका सीधे तौर पर मान कहा जाए तो 9000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 9 का वास्तविक मान का डिफरेंस पूछा है, यानी 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा। अब इसको घटा दीजिए तो 10 में से 9 जाए 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 8। तो अब इसका अंतर क्या आ जाएगा, 8991 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 पूछा गया था, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं, 3 कोण इसके समान दिए गए हैं और चौथा कोण 75 अंश का है। समान कोणों का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 75 अंश दिया गया है। आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 3 कोण समान है, उसका मान मैं x मान ले रहा हूं, तो 3 गुणे x हो जाएगा, प्लस चौथा कोण कितना है 75 और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 360। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 3x बराबर 360 और 75 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 10 में से 5 जाए 5 और यहाँ बचेगा 5, 15 में से 7 जाए 8 बचेगा और ये बचेगा 2, 285। और x का मान निकालने के लिए ये 3 इधर भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 वाटे 24, 3 नवा 27, 1 बचेगा, 3 पचे 15, यानी 95 डिग्री जो प्रत्येक बराबर कोण है उसका मान होगा। ठीक है, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि समान कोणों की माप क्या होगी, तो आपका मान हो जाएगा 95 डिग्री, आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 पूछा गया था, समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया गया। एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे होगा समकोण त्रिभुज, जहां पर ये कोण 90 अंश का होगा। यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, यानी ये दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या फिर आधार गुणे लंब। ठीक है, तो हमें ना तो आधार पता है ना तो ऊंचाई पता है, लेकिन हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर परिमाप आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय को पूरी तरीके से फुलफिल करेगा, यानी कि जो आधार का स्क्वायर होगा और जो लंब का स्क्वायर होगा बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 6, 8, 10, 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है। तो उस ट्रिपलेट के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं 6 और 8। आप कहेंगे कि डायरेक्टली आप कैसे लिख रहे हैं, देखिए या तो आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 3 से 4 मिनट अपना समय व्यतीत करेंगे। इससे अच्छा ट्रिपलेट आपको मालूम होगा 6, 8, 10, ये पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल करता ही करता है। और तीनों भुजाओं को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 6, 8, 14, 10, 24, इसको भी ये फुलफिल कर रहा है। इस हिसाब से ये त्रिभुज के माप आपके कन्फर्म है कि 6, 8 और 10 में ही होंगे। ठीक है, अब इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 आधार आपको दिया गया है 8 गुणे ऊंचाई दिया गया है 6, इससे कटेगा ये 4 बार में और उत्तर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 59 की। दिया गया है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, कि प्रत्येक भुजा 100 मीटर है और उसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर दे दी गई है और कहा गया है एक विकर्ण 160 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो। एक समचतुर्भुज दिया गया है, कुछ इस प्रकार से होंगी, जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर दिया गया है, यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद से एक विकर्ण की लंबाई आपको ये मान लीजिए 160 मीटर दिया गया है और ये हो जाएगा इसका दूसरा विकर्ण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण d1 गुणे दूसरा विकर्ण d2। अब हमें एक विकर्ण तो पता है, मान लीजिए अगर मैं इसको d1 मान ले रहा हूं तो d1 तो पता है और d2 का मान अगर हमें पता रहे तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। d2 कैसे निकालेंगे इसको समझिए। देखिए समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, यहाँ तक क्लियर, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बराबर 2 भागों में बांटता है। जब हमको इसका मान 160 अंश दिया हुआ है तो ये भी 80 हो जाएगा और ये नीचे वाला भी 80 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में देखिएगा, ये त्रिभुज देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में हमको विकर्ण का मान दिया है। विकर्ण का मान कहाँ से आया, क्योंकि प्रत्येक भुजा का मान 100 सेंटीमीटर है और ये 80 हो गया। ट्रिपलेट अभी हमने पढ़ा कि 6, 8, 10 का होता है, उसके आगे एक 0 लगा दिया गया, यानी 80, 100 और ये कितना हो जाएगा फिर 60
मीटर हो जाएगा। अब हमने अभी जस्ट प्रमेय पढ़ा था कि अगर हमको आधा पता चल गया तो इतने ही के बराबर तो ये दूसरा होता है, क्योंकि ये बराबर समद्विभाजित करते हैं। तो जब 60 आधा है तो पूरा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी D2 का मान हमको कितना मिल गया, 120 मिल गया। अब बस सब कुछ तो पता है, वैल्यू रख दीजिए 1/2। D1 का मान हमको दिया गया है 160 और D2 का मान हमने कितना निकाल लिया, 120 निकाल लिया। अब देखिए 2 से 160 काटेंगे तो 80 बार में जाएगा और उसके बाद से 12 8 96 और उसके आगे 2 जीरो और लग जाएगा। यानी कि 9600 मीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 60 की। दिया गया है a + b = 7 और ab = 12, तो a² + b² का मान क्या होगा। देखिए अब हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है कि a और b को मान को हम लोग मान करके फिर उसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि समय बहुत व्यतीत होगा। ये चूंकि वैल्यू छोटी दी गई है तो आप मान सकते हैं कि a और b का ऐसा मान जिसको जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो। अगर मैं a का मान 4 मान ले रहा हूं और b का मान 3 मान ले रहा हूं तो क्या ये दोनों इक्वेशन को फुलफिल करेंगे। देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है, बिल्कुल सही है, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल रहा है, ये भी सही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या a का मान हम लोग 3 मान सकते हैं और b का 4 मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें a b का मान पता चल गया तो इसी में पुट कर दीजिए। तो a² यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस b² यानी 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 16 9 25 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था 5 पर घात x + 1 + 5 पर घात 2 - x = 5 पर घात 3 + x हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात करिए। आपने घातांक के नियम में पढ़ा होगा कि अगर आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसी नियम का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5 पर घात x गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए आधार समान है, 5 है तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो उतना फिर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा दिया गया है 5 पर घात 2, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 5 पर घात 2 यानी 25 और माइनस x है तो ये 5 पर घात x नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब = 5 पर घात 3 यानी 125 + 1 है तो इसका मान हो जाएगा 126। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माना 5 पर घात x बराबर मैं a मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन में रखिए तो ये क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा प्लस ये 25 बटे a हो जाएगा बराबर 126 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। दोनों पक्षों में मैं a का गुणा कर दे रहा हूँ या फिर सिंपली आप a का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही बात होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5a² और यहाँ पर देखिए ये इधर गुणा होकर के फिर माइनस होकर के पक्षांतर इधर आएगा तो हो जाएगा 126a और ये प्लस 25 = 0। अब आप लोग सॉल्व करने का नियम जानते हैं कि a और c का गुणा करते हैं और 125 आ जाएगा। 5 गुणे 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा और 125 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर -126 है और गुणा करने पर 125 है। तो 125 में 125 अगर जोड़ दिया जाए तो 126 मिलेगा और गुणा करने पर 125 मिलेगा। ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं 5a² और इसको लिख दूंगा -125a माइनस a प्लस 25 = 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से मैं 5a कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, a - 25 बचेगा और यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा a - 25 = 0। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्रैकेट में समान है तो क्या हो जाएगा, a - 25 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 5a - 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको मान करके चल रहा हूँ a - 25 = 0 तो a का मान क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा और a हमने क्या माना था, 5 पर घात x। 5 पर घात x बराबर 25 है और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 2 लिख सकते हैं। देखिए आधार समान है तो घात भी बराबर होगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 2 के बराबर आ जाएगा। ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए अगर इस वाले को हम लोग 0 के बराबर माने तो 5a - 1 = 0 तो a का मान क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब देखिए 1 का मान हमने क्या माना था, 5 पर घात x और 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात -1। यहाँ पर x का मान -1 के बराबर आ रहा है, लेकिन प्रश्न में आपसे बोला गया था कि धनात्मक मान ही हमको निकालना है। धनात्मक मान निकालने की वजह से ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। x बराबर -1 उत्तर आपका नहीं होगा, ये उत्तर गलत है। धनात्मक केवल x बराबर 2 ही आपका उत्तर होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 62 की। दिया गया है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ज्ञात करिए। देखिए
कुछ इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले साधारण वर्ष क्या होता है, तो किसी भी दिए गए वर्ष में अगर हम लोग 4 से भाग दे दें और अगर वो भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर भाग नहीं जाए तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे कि 1991 को देखिए 4 से भाग देने पर शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है, पूरा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। लेकिन अगर 1992 की बात की जाए तो इसमें 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 चौक के 16, फिर 3 बचेगा, 4 9 36, फिर 3 बचेगा, 4 8 32, ये पूरा कट जा रहा है, या कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि 1992 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। अब हम लोग साधारण और लीप वर्ष क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 365, और लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 366। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑड डे निकालना चाहते हैं। क्योंकि जैसे देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर रविवार से शुरू किया जाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद से 8वां जो दिन होगा फिर से रिपीट करेगा अपने आप को रविवार को, और यानी कि हर 7 दिन बाद वही दिन आपस में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑड डे निकाल लें और उसमें 7 से भाग दे दें तो जितने विषम दिन आएंगे उसके अनुसार हम लोग तिथि का निर्धारण और जो दिन है उसका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कैसे करना है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया कि 1991 साधारण वर्ष था, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। यहाँ तक क्लियर, 365 दिन 1991 वर्ष में होगा। ठीक है, और चूंकि 5 जनवरी तक बीत चुका है इस वजह से मैं 5 दिन इसमें से निकाल दे रहा हूं, तो अब 1991 में दिनों की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए अब आते हैं वर्ष 1992 में। 1992 में 3 मार्च तक का दिन लेना है। जनवरी में 31 का महीना होता है तो 31 दिन मैं जोड़ दे रहा हूं। फिर फरवरी में 29 दिन होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1992 एक लीप वर्ष था, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं तो मैंने 29 जोड़ दिया, प्लस मार्च में 3 दिन तक लेना है तो 3 और दिन मैं जोड़ दे रहा हूं। अब जो सबको जोड़िए, देखिए 1 9 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1 6, और जो एक हाथ में था वो मिला करके 7, 3 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4, टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 423। अब 423 को मैं 7 से भाग दे रहा हूं। क्यों मैं भाग दे रहा हूं, मैं ऑड डे की संख्या निकालना चाहता हूं। तो निकालिए, 7 छक 42, 7 छक 42, फिर ये 0 जाएगा, शेष कितना बचा, तो शेष आपका बच गया 3। अब देखिए किस दिन से हम लोग चले थे, शनिवार से चले थे। ठीक है, किस दिन से चले थे, शनिवार से चले थे, तो शनिवार से अगला 3 दिन बाद क्या पड़ेगा, तो देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार। 3 हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि शेष हमारा क्या आया है, 3 आया है। अब चूंकि जितने हमारे टोटल सप्ताह चले गए, कट गए हैं, यानी कि जो 60 आ गया, ये तो 60 सप्ताह की संख्या आ गई, यानी वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, लेकिन 3 शेष बचने की वजह से वो शनिवार के बाद तीसरा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो शनिवार के बाद तीसरा दिन आप जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आपका उत्तर आएगा कि उस दिन मंगलवार होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 63 बोला गया है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। मैं मान ले रहा हूं कि उसका अंश x था, तो हर क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। यहां तक क्लियर। यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, अंश को 17 बढ़ा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, चलिए उसी तरीके से मैं कर रहा हूं, अंश को मैं 17 जोड़ दे रहा हूं और हर में मैं 1 जोड़ दे रहा हूं, तो क्या कह रहा है, तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 17 और डिवाइडेड बाई x + 9, यहां तक क्लियर, बराबर 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो जाएगा 2x + 34, और इसको करेंगे तो 3x + 27। ठीक है, ये देखिए फिर से 2x + 34 और बराबर 3x + 27। 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा x, और 27 को इधर ले जाएंगे तो 34 में से 27 घटेगा तो बराबर बचेगा 7, यानी x का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। और हमने जो पहले में परिमेय संख्या लेकर के चले थे वो क्या था, x/x + 8 था, यही था ना। तो ठीक है, x का मान आप 7 रख दीजिए, तो रखेंगे तो हो जाएगा 7, और नीचे रखेंगे तो 7 + 8 यानी 15, यानी कि आपका परिमेय संख्या क्या था, 7/15 आपका उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 33 छात्र फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 94% तो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 94 घटाएंगे तो 6% फेल हो गए।
ठीक है, 6% जो फेल हुए हैं उनका आंकिक मान आपको 33 दिया गया है, तो इसको मैं 33 लिख सकता हूं। अब चूंकि 6% बराबर 33 है, तो सीधे तौर पर मैं 100% निकाल दूं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 33 गुणे यहां पर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6। इसको मैं 2 से काटूं तो 2 3 6 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, और फिर इसको 3 से काटें तो ये 11 बार में कटेगा, और 11 गुणे 50 यानी कि क्या हो जाएगा 55, और आगे एक जीरो लग जाएगा, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 550 थी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 65 की। दिया गया है यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि 10 पुस्तक का यानी 10 बुक का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के। ये मैं मान ले रहा हूं कि 10 बुक का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपया था। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कैसे आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व करेंगे ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। और यही 100 रुपया बराबर है किसके, 8 बुक के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहां से मैं एक बुक का क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। क्रय मूल्य एक बुक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 में खरीदा था 10 बुक, तो एक बुक कितने में खरीदेगा, 10 रुपए में। यहां तक क्लियर हो गया। और एक बुक का विक्रय मूल्य मैं निकाल लेता हूं। 8 बुक बेचा था 100 रुपए में, तो एक बुक का जो विक्रय मूल्य होगा यानी जिस रेट पर वो बेचा है वो क्या हो जाएगा, 100/8 यानी कि 12.5 रुपये में एक बुक वो बेच रहा है। अब देखिए 10 रुपये में खरीदा था और 12.5 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको फायदा ही होगा। कितने का फायदा हो रहा है, 2.5 रुपये का फायदा हो रहा है एक बुक पर। और कितने में खरीदा था एक बुक, 10 रुपये में, और गुणे 100 हो जाएगा प्रतिशत में निकालने के लिए, ये इससे गुणा हो जाएगा, और ये 10 गुणे 2.5 बराबर 25% आपका लाभ होगा उसको, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया था लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 25% का उसको लाभ होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 66 की। दिया गया है 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है, तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1D1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2D2 डिवाइडेड बाई W2, ठीक है। सबकी वैल्यू दी गई है, W2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। M1 का मान कितना दिया गया है, 6 पुरुष दिए गए हैं, गुणे D1 का मान 15 दिया गया है, बटे उनकी मजदूरी कितनी दी गई है, 2100 दी गई है, बराबर M2 कितना दिया गया है, M2 दिया गया है आपका 9 दिया गया है, और D2 दिया गया है 12, और W2 यानी वेज उससे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए W2 हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा 2100 और गुणे 3 दूनी 6, गुणे 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब 5 से भाग दीजिए तो 5 चौके 20, एक बचा, 5 दूनी 10, 0 गुणे 6, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 2520 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, यानी ये बढ़ते क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। यदि आंकड़ों की माध्यिका आपको 63 दी गई है तो x का मान ज्ञात करिए, ठीक है। माध्यिका आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए कितने टोटल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम संख्या में है, तो इस वजह से माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब 10 है, 10/2 यानी 5वां पद। अब देखिए 5वां पद क्या हो जाएगा, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया 5वां पद। 5वां पद क्या है, x है, प्लस n/2 यानी 10/2 यानी 5 प्लस 1 यानी 6वां पद। तो 6वां पद क्या है, x + 2, तो यहाँ मैं फिर से x + 2 रख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 बराबर इसका मान कितना दिया गया है, 63 दिया गया है, तो इसके बराबर मैं 63 लिख दे रहा हूँ। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 2, और नीचे ऊपर से 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, और ये 2 कॉमन हो गया, और नीचे 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, ये 63 है। अब ये एक इधर पक्षांतर होकर के माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x का मान आपका कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यहीं आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 62 होगा। प्रश्न संख्या 68 दिया गया है a/b का मान 3/4 है, और इसी प्रकार b/c का मान 6/7 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि a/b/c का मान ज्ञात करिए। इसके लिए हम लोग पहले से आप पढ़े होंगे, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, a/b आपको दिया गया है, फिर b/c दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आप लिखिए, a/b का मान कितना दिया गया है, 3/4
4 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से B/C का मान कितना दिया गया है, 6/7 दिया गया है। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा ऐसे कर देते हैं। तो देखिए 3 छक 18 हो जाएगा, अनुपात 4 छक 24 हो जाएगा, अनुपात 4 सते 28 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात आ गया है 18, 24 और 28। इसको 2 से काट दीजिए तो 2 9 18 और 2 12 2 24 हो जाएगा और ये 14 दूनी 28 होता है। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 9:12:14। यही आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी और सी में अनुपात। प्रश्न संख्या 69 पूछा गया था, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है टाइम 25 वर्ष और स्वयं का दुगना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो अब देखिए कोई धन जो प्रिंसिपल होगा वो खुद का दुगना कब होगा, जब वो एक प्रिंसिपल होगा और प्लस एक इंटरेस्ट होगा, यानी कि मूलधन जितना है उतना ही इंटरेस्ट हो जाए तो वह जो पैसा था वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसी का यूज करके हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मूलधन जो कि P है गुणे दर जो कि हमको निकालना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना है 25 वर्ष है, डिवाइडेड बाई 100 और ये हो गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या है, वो भी आपका मूलधन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मूलधन और ब्याज मिलकर ही तो 2P हो रहे थे, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। और देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो R का मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान कितना आ गया, 4% आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वृत्त होगा। बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से अगर ये केंद्र है तो यहाँ से कहीं भी मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगी जिसका मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ से कोई जीवा जा रही है और इसका माप आपको दिया गया है कितना, 16 सेंटीमीटर। ये हो गया 16 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी हमेशा लंबवत होती है, यानी कि इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब अगर हम लोग डालते हैं तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी और इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। यानी मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखिए एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अब टोटल 16 था तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कि ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में ओ ए बी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिएगा ये अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार आपका 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तो आपसे दूरी पूछी गई थी OA, जिसका मान आपने 6 निकाल लिया, यहीं तो होगी उस केंद्र से जीवा की दूरी, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पाठ शुरू हो रहा है। सुपर टेट की परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंपास घास का मैदान। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम लिखिए, तो गल्फ स्ट्रीम उस गर्म धारा का नाम है, उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, या फिर इसी को कांदला भी बोला जाता है, जिसका हाल ही में अभी नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट। प्रश्न संख्या 74 पूछा गया था, डॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। 75 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को, ठीक है। 76 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था, तो इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न संख्या 78 पूछा गया था, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, तो इनका संबंध, शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है, ठीक है। 78 का उत्तर हो जाएगा बाल विवाह। 79 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये सूरत में की गई थी, ठीक है, गुजरात के सूरत में की गई थी। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
दोस्तों यहाँ से शिक्षण कौशल का पार्ट शुरू हो रहा है। सुपर टेट की परीक्षा में इस टॉपिक से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 81 पूछा गया था, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो हर्बर्ट इसके प्रणेता थे, पंचपदीय प्रणाली के। उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट। 84 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी? तो मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रयोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है? यानी प्रोजेक्ट मेथड पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम एच किलपैट्रिक। 86 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा स्तर से संबंधित है। 87 नंबर का प्रश्न था, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम प्रणाली विश्लेषण या फिर प्रणाली उपागम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो उत्तर हो जाएगा भावात्मक पक्ष। शिक्षण कौशल टॉपिक से अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है उनकी समस्याओं को जानने के लिए। उत्तर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों यहाँ से बाल मनोविज्ञान का पार्ट शुरू हो रहा है। सुपर टेट की परीक्षा में इस टॉपिक से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थान भरिए, गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है? तो उन्होंने कुल 8 अवस्था में अधिगम का चरण बताया था। पहला बताया था संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा बताया था श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य, पांचवा बताया था विभेदात्मक अधिगम, और उसके बाद बताया था संप्रत्यय अधिगम, सातवां था सिद्धांत अधिगम, और आठवां और सबसे अंतिम जिसकी बात पूछी जा रही है वो बताया था उन्होंने बताया था सर्वोच्च अवस्था समस्या समाधान। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आपको समस्या समाधान भरना है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। पूछा गया था कि रिक्त स्थान भरिए, मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? तो ये सभी सृजनात्मकता के घटक होते हैं, क्योंकि नवीन मौलिकता की बात उसी में की जाती है। उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की, रिक्त स्थान भरिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक डैश चिंतन के महत्व पर बल देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन या फिर सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, रिक्त स्थान भरिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के डैश विकास की व्याख्या करता है? तो ये कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, डैश में आपको नैतिक भरना है। 95 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास के किस अवस्था में होता है? तो वह पूर्व वाक भाषा विकास अवस्था में, या फिर इसे प्राक भाषा विकास अवस्था भी बोला जाता है। तो हो जाएगा आपका प्राक या फिर पूर्व वाक भाषा अवस्था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। पूछा गया है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 97 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अधिगम बीएफ स्किनर यानी स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई थी? तो ये विकलांग और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया था। उत्तर हो जाएगा दिव्यांग बच्चे। 99 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाता है, पहले मंद बुद्धि बालक आते हैं, उसके बाद से अल्प बुद्धि और अंत में जड़ बुद्धि। बाल मनोविज्ञान टॉपिक का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास दिया गया था उसके टॉपिक अनुकूलन से यह संबंधित है। आत्मसात्करण और समायोजन अनुकूलन के अंतर्गत आता है। उत्तर हो जाएगा अनुकूलन। दोस्तों अगला पार्ट सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाओं का है, जिससे सुपर टेट की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो एवरेस्ट की बेटी पुस्तक अरुणिमा सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। उत्तर हो जाएगा अरुणिमा सिंह।
बात करेंगे प्रश्न संख्या 102 की, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में भाग्य लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया था। उत्तर हो जाएगा 2017। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। 104 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर हो जाएगा वाराणसी। 105 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा जौनपुर। 107 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये सीतापुर में स्थित है, जो कि लखनऊ के करीब पड़ता है, सीतापुर जिला। ठीक है। 108 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, सूर्य मंदिर ओडिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो ये पुरी में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, ओडिशा के। उत्तर हो जाएगा पुरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा 5 जून। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो एसडीआर, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जानते हैं, उसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। 112 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। 112 का उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। बात करेंगे प्रश्न संख्या 113 की, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील। उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी भारत की पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 115 पूछा गया था, वर्ष 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2017 का ये पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया और इसरो को 2014 का पुरस्कार 2017 में दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 116 पूछा गया था, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभांगी स्वरूप। बात करेंगे प्रश्न संख्या 117 की, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पणजी, गोवा में। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 118 की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इंदौर। 119 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार को। और 120 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत के 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अचल कुमार ज्योति, या फिर इनका शॉर्ट नाम था AK ज्योति। अगला प्रश्न था, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया? तो एंटोनियो गुटरेस को 9वां महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का नियुक्त किया गया था। 122 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो ममता कालिया को चुना गया था इस सम्मान के लिए। 123 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 124 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसून जोशी को। 125 नंबर का प्रश्न था, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चीनी उत्पादन करता है। 126 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो शिकागो में ये भाषण हुआ था। उत्तर हो जाएगा शिकागो। अगला प्रश्न पूछा गया था, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 128 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नाम क्या है? तो इस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। 129 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस टॉपिक से अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अगला टॉपिक रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग से कुल 5 अंक के प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। 131 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, संकेत समानुपात के बाईं ओर के 2 पदों में वही समानता है
जो संकेत समानुपात के दाईं ओर के दो पदों में है। 4 पदों में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का मान बताना है। ठीक है, यहां पर देखिए ये दिया गया है। अब देखिए अगर देखा जाए तो बी से एक बढ़ा करके डी लिखा गया है, यानी कि बी में एक गैप करके डी लिखा गया है। एक गैप है, कौन सा गैप है? सी गैप है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सी को एक बढ़ा करके ई लिखा गया है, कौन सा गैप है? डी गैप है। सी के बाद डी गैप है, फिर ई हो गया। इसी तरीके से हम लोग अगर इसको लिखें तो डी के बाद से एक गैप कर दिया जाए तो डी के बाद एक गैप करेंगे तो ई हो जाएगा, फिर पहला क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, और इसी के बाद से आई के बाद से एक गैप करके आई के बाद जे आएगा और जे गैप करके और अगला क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एफ के आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ, ठीक है, रवि की माँ, चलिए मैं पहले बनाता हूं। मान लीजिए ये रवि है, ठीक है, रवि की माँ, माँ उससे ऊपर होगी, मान लीजिए मैं उसको एम से डिनोट कर रहा हूँ रवि की माँ को, और ये माँ है तो चूंकि फीमेल है तो माइनस से डिनोट कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि रवि की माँ मेरी माँ, मेरी किसके सेंस में आया है? कमल के सेंस में आया है। अब कमल की माँ की एकमात्र पुत्री है, कौन? रवि की माँ, तो इसके ऊपर भी एक और होगी, मान लीजिए उसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ और ये भी माँ है तो चूंकि फीमेल होगी, ठीक है, माइनस से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। और ये कह रहा है कि ये एकमात्र पुत्री है, कौन? रवि की माँ, यानी इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। अब ये जो है ये कमल की माँ है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमल होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एकमात्र पुत्री थी, ये एकमात्र पुत्री है, तो जाहिर सी बात है इसका जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी ये मेल हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि कमल का रवि से क्या संबंध है? देखिए अब कमल और रवि की माँ एक दूसरे के भाई बहन हो गए, तो रवि और कमल में क्या रिलेशन है ये पूछा जा रहा है। तो चूंकि आपकी मदर के जो भाई होते हैं वो मामा लगते हैं, यानी कमल रवि का क्या लगेगा? मामा लगेगा, उत्तर हो जाएगा मामा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रेणी 4m9 के 16i 25g में अगला पद कौन सा होगा, यानी डैश में क्या आएगा आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर डिजिट्स की केवल बात की जाए तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला पद भी 6 का स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अब 6 का स्क्वायर आ गया, यानी ये तो क्लियर हो गया कि अंक वाला 36 आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो जी में एक गैप करके यच गैप है, फिर आई हो गया, फिर देखिए जे गैप करके के हो गया, फिर देखिए यल गैप करके यम हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप पीछे चलेंगे तो फिर जी से पहले एफ पड़ेगा तो वो गैप हो जाएगा, और एफ से पहले ई पड़ेगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 36 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को संख्या 5 6 7 8 7 3 2 7 1 से लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में ये नोशन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमें इसका कोड निकालना है यन का। अब देखिए इसमें क्या कहीं यन आया है प्रमोशन में, तो आपको सबसे अंत में दिखेगा यन, और इसका कोड क्या लिखा गया है? 1। तो यहाँ पर यन का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद से क्या आया हुआ है? ओ आया हुआ है। अब देखिए इस प्रमोशन में ओ का कोड क्या है, तो यहाँ पर भी है, तीसरे नंबर पर भी है और 5वें नंबर पर भी है। देखिए तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे क्या है? 7 है, तो ओ का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद से टी आया हुआ है, डबल टी आया है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर टी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे क्या आया है? 1 2 3 4 5 6, 3 आया हुआ है, तो उसके बाद से 3 हो जाएगा। और चूंकि टी 2 बार आया था तो 3 2 बार मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से फिर आया हुआ है आई देखिए टी के जस्ट बाद, यानी 7वें नंबर पे क्या आया था? 2 आया था, तो आपका कोड हो जाएगा 2। उसके बाद से फिर ओ आया हुआ है, ओ हमने पहले ही लिख रखा है दूसरे नंबर पे, तो उसका कोड हो जाएगा 7। और अंत में आया है फिर यन पहले का वाला कोड था तो इसका हो जाएगा 1। तो आपका उत्तर हो जाएगा, नोशन का कोड हो जाएगा 1733271। इस टॉपिक से अंतिम प्रश्न पूछा गया था, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो। इधर देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, उसके बाद से ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। अब देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे किया जाएगा। मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ, और पश्चिम देखिए किधर है? इधर है, तो मैं इधर 3 किलोमीटर चल रहा हूँ, ये 3 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से मैं दाईं ओर मुड़ जाता हूँ और 4 किलोमीटर चलता हूँ, यहाँ मैं पहुँच गया। फिर बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से मैं बाईं की ओर 2 किलोमीटर मुड़ करके चल दिया। उसके बाद पुनः बाईं ओर
मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर जब आप मुड़ेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस बिंदु पर, ये 4 किलोमीटर हो गया, दूरी तय करता है। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। देखिए यहाँ से ये चला था और ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए ये तो 3 किलोमीटर ये कंफर्म है। ये वाली दूरी अगर हमें पता चल जाए तो दोनों को जोड़ करके हम मान निकाल सकते हैं। ये वाली दूरी आपको ऊपर दी गई है 2 किलोमीटर, यानी इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 धन 3 यानी कि 5 किलोमीटर दूर होगा। और कहाँ, किस दिशा में होगा, तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन के हिसाब से ये पश्चिम में होगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर वेस्ट, आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला पार्ट कंप्यूटर का है। सुपर टेट की परीक्षा में इस टॉपिक से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 136 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है, तो किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा होम पेज। 139 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है, तो ये बाइनरी फॉर्म में यानी कि 0-1 के फॉर्म में सुरक्षित या फिर संरक्षित रहता है। बात करेंगे अंतिम प्रश्न की इस टॉपिक से संबंधित, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है। अटैच्ड फाइल इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस पेपर का अंतिम पार्ट जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति से पूछा गया था। इस टॉपिक से 10 अंक के प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है, तो यह संवैधानिक मूल्य से संबंधित होता है। उत्तर हो जाएगा संवैधानिक मूल्य। 142 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका होती है, तो यह उसकी निर्देशक की या फिर परामर्शदाता की भूमिका होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे, तो ज़्यादा छात्रों की सहभागिता तभी संभव है जब सभी छात्र आपस में समूह में चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुचिपूर्ण समूह चर्चा। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 144 की, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है, तो दंड नकारात्मक पुनर्बलन होता है। उत्तर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। बात करेंगे प्रश्न संख्या 145 की, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है, यानी कि शिक्षकों के लिए कौन नियम कानून बनाता है, तो उत्तर हो जाएगा NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 146 की, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 147 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन क्या कहलाता है, तो जो निर्देश देने वाला है उसकी भी संख्या 1 है और जो निर्देश प्राप्त करने वाला है उसकी भी संख्या 1 है, तो इस वजह से इसे व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन। 148 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 5 मई 1988 को इसकी शुरुआत हुई थी। 149 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं के जांच करने हेतु रखा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संचयी अभिलेख या फिर उपख्यानात्मक अभिलेख भी इसका उत्तर हो सकता है। आयोग ने दोनों को सही माना था। उपख्यानात्मक अभिलेख को ही एनेक्डोटल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।